तो आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो मतलब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिल का एक एक्सरे है। बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद का गोदान 1936 में लिखा गया था। हाँ, इसे भारतीय कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहते हैं। लेकिन आज लगभग एक सदी बाद इसकी क्या अहमियत है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास कुछ साहित्यिक विश्लेषण है, कुछ लेख हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि होरी नाम के किसान की ये कहानी आज भी हमें क्यों झकझोर देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि गोदान की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी में छिपी गहराई है। हाँ, ऊपर से तो लगता है कि एक किसान है, उसे एक गाय खरीदनी है बस, लेकिन असल में प्रेमचंद ने इसमें दो भारत की कहानियां एक साथ बुनी हैं। अच्छा। एक वो गांव का भारत जो मिट्टी से जुड़ा है, और दूसरा वो शहर का भारत जो बहसों और मतलब दिखावे में उलझा है। और इन दोनों का जो टकराव है वो कमाल का है। तो चलिए कहानी के केंद्र से ही शुरू करते हैं। होरी। जब हम गोदान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो होरी का ही चेहरा सामने आता है। हाँ बिल्कुल। एक बेचारा पिसा हुआ किसान। लेकिन क्या उसे सिर्फ एक शिकार या विक्टिम के तौर पर देखना सही है, या उसके किरदार में कुछ और भी परतें हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक शिकार के तौर पर ही देखते हैं, जो वो है भी। हाँ, वो तो है। वो जमींदार, साहूकार, पटवारी, पंडित, सबके शोषण का मारा है। लेकिन प्रेमचंद ने उसके चरित्र में एक और परत डाली है जो उसे और भी ज्यादा त्रासद बना देती है। और वो क्या है? वो है उसकी मर्जाद, मतलब झूठी मर्यादा और शान की भावना। वो शोषित है, लेकिन वो खुद भी उस सामाजिक दखियानुसीपन का शिकार भी है और उसे ढोने वाला भी। मतलब वो उस व्यवस्था से लड़ने की जगह उसी व्यवस्था में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए छटपटा रहा है। बिल्कुल। और यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी है। उसने खुद एक लाइन में कहा है। हाँ, वो लाइन तो बहुत मशहूर है। जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हो तो उन पैरों को सहलाने में ही कुशल है। उफ। ये लाइन सिर्फ होरी की नहीं है, ये उस पूरे दौर के करोड़ों किसानों की मानसिकता को पकड़ लेती है। लड़ने की हिम्मत वो खत्म हो चुकी है, अब बस सिस्टम में बने रहने की जद्दोजहद है। और इसी जद्दोजहद का प्रतीक बन जाता है उसका वो सपना, एक गाय। हाँ, एक गाय का मालिक बनना। आज के जमाने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक जानवर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या था? वो गाय सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वो इस बात का सबूत थी कि होरी सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक गृहस्थ है, एक सम्मानित किसान है। दरवाजे पर बंधी गाय उसकी इज्जत बढ़ाएगी। सही बात है। और यही उपन्यास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उसका ये छोटा सा मामूली सा सपना भी ताउम्र की मेहनत के बाद भी पूरा नहीं हो पाता। और वो पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसे लूटने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार बैठा है। हाँ, ये कोई एक विलन नहीं है, बल्कि एक पूरा मकड़ जाल है। बिल्कुल। और प्रेमचंद ने इस जाल के हर तार को बड़ी बारीकी से दिखाया है। एक तरफ जमींदार राय साहब हैं जो लगान वसूलते हैं, दूसरी तरफ झिंगुरी सिंह और दुलारी सोहवाएं जैसे महाजन हैं जो कर्ज के जाल में फंसाते हैं, और फिर धर्म के ठेकेदार दाता दीन जैसे पंडित हैं जो कर्मकांड के नाम पर लूटते हैं। तो होरी इन सब के बीच में फंसा हुआ है। हाँ, और उसका अंत सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए लू लगने से मर जाना, ये दिखाता है कि उस सिस्टम से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। होरी की मौत किसी क्रांति या विद्रोह में नहीं होती, वो चुपचाप सिस्टम के नीचे पिसते हुए खत्म हो जाता है। प्रेमचंद यहाँ कोई झूठी उम्मीद नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते। और शायद यही बात गोदान को उनके पहले के उपन्यासों से ज्यादा ताकतवर बनाती है। सही कहा, ये यथार्थवाद की क्रूरता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ होरी के गांव बिलारी तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। प्रेमचंद हमें यहाँ से उठाकर लखनऊ जैसे शहर में ले जाते हैं, जहाँ एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। वो दुनिया जहाँ प्रोफेसर मेहता जैसे बुद्धिजीवी हैं, मिस मालती जैसी इंग्लैंड से पढ़ी डॉक्टर है, मिस्टर खन्ना जैसे मिल मालिक हैं, हाँ, और ओंकार नाथ जैसे पत्रकार। इनकी समस्याएं जमीन और कर्ज नहीं बल्कि फलसफे, राजनीति और दिखावा है। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि प्रेमचंद ने इन दो बिल्कुल अलग कहानियों को एक साथ क्यों रखा? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये दो अलग दुनियाएं असल में अलग हैं ही नहीं। अच्छा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है जमींदार राय साहब का किरदार। अच्छा, वही राय साहब जो गांव में होरी का शोषण करते हैं। हाँ, वही राय साहब गांव में किसानों से बेरहमी से लगान वसूलते हैं, और शहर में आकर प्रोफेसर मेहता की बैठकों में राष्ट्रवाद और किसानों के हक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब पूरा पाखंड। प्रेमचंद ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, रंगा सियार। एक ऐसा सियार जिसने रंग बदल लिया हो,
ये किरदार उस समय के पूरे पाखंडी अभिजाते वर्ग का प्रतीक है। तो गांव का यथार्थ और शहर का खोखलापन, ये दोनों मिलकर उस समय के भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, जहां गांव में भूख और संघर्ष है लेकिन थोड़ी आत्मीयता भी है, वहीं शहर में बौद्धिक चमक दमक तो है, पर उसके नीचे स्वार्थ, ईर्ष्या और नैतिक खोखलापन है। आपने होरी के किरदार की बात की जो व्यवस्था के आगे झुका हुआ है, लेकिन उस घर में किरदार ऐसा भी है जो झुकने को तैयार नहीं है। और कई आलोचक तो ये मानते हैं कि वो ही उपन्यास की असली हीरो है। धनिया। हाँ, होरी की पत्नी धनिया। धनिया वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, एक तूफान है। वो होरी की सोई हुई चेतना है। सही कहा। जहां होरी मजात और डर के मारे चुप हो जाता है, वहां धनिया की आवाज अन्याय के खिलाफ गरजती है। मुझे वो सीन हमेशा याद आता है जब दरोगा घूस लेने घर आता है। होरी डर के मारे कर्ज लेकर पैसे दे देता है। रात दिन मरे और दाने दाने को तरसें, और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। आज भी जब ये पंक्तियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अनपढ़ ग्रामीण महिला के मुंह से इतनी शक्तिशाली बात कहलवाना, ये प्रेमचंद का ही कमाल था। वो पंचायत के सामने भी नहीं डरती। जब पंचायत उसके बेटे गोबर और झुलिया के रिश्ते पर जुर्माना लगाती है तो वो उन्हें मुंह पर कहती है, ये पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। हाँ, उसमें जो साहस है वो कमाल का है। और धनिया अकेले नहीं है। प्रेमचंद ने उस दौर में स्त्री किरदारों का एक पूरा इंद्रधनुष रचाए। एक तरफ धनिया है तो दूसरी तरफ शहर की मिस मालती है। हाँ, मिस मालती आधुनिक, आजाद ख्यालों वाली, तितली की तरह चंचल। बिल्कुल। मालती का किरदार शुरुआत में थोड़ा सतही लगता है, जैसे वो सिर्फ पार्टियों और फ्लर्ट करने में ही दिलचस्पी रखती हैं। सही कहा, लेकिन प्रेमचंद उनके किरदार को विकसित होने का मौका देते हैं। उन्होंने मालती के बारे में लिखा है, मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी है। अच्छा। उपन्यास के अंत तक आते आते वही मालती सेवा और त्याग की मूर्ति बन जाती है। वो गांव जाकर गरीबों की सेवा करने लगती है। और फिर इन दोनों के बीच में एक तीसरा ध्रुव है, गोविंदी, मिस्टर खन्ना की पत्नी। हाँ, गोविंदी, जो एक पारंपरिक भारतीय नारी है, पतिव्रता, सब कुछ सहने वाली। लेकिन वो भी चुपचाप सब कुछ स्वीकार नहीं करती। वो अपने पति के नैतिक पतन पर सवाल उठाती है और कहती है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। धनिया, मालती, गोविंदी, हाँ। और इनके अलावा भी जूनिया और सिलिया जैसे पात्र हैं। हाँ, जूनिया एक विधवा है जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ती है। सिलिया एक दलित स्त्री है जिसका एक ब्राह्मण शोषण करता है। मतलब प्रेमचंद ने हर वर्ग की, हर सोच की औरत को अपनी कहानी में जगह दी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। बहुत बड़ी बात। इतनी दर्दनाक कहानी, इतने जटिल किरदार, इसे लिखने के पीछे प्रेमचंद का मकसद क्या सिर्फ समाज को आईना दिखाना था, या वो इससे भी आगे कोई संदेश दे रहे थे? मेरे ख्याल से गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। अपने पहले के उपन्यासों में वो कोई ना कोई गांधीवादी समाधान, कोई हृदय परिवर्तन जैसा हल सुझाते थे, लेकिन गोदान में कोई आसान जवाब नहीं है। सही है। यहाँ यथार्थ अपने सबसे नग्न और क्रूर रूप में है। मुझे लगता है उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी भ्रम को तोड़े बना भारतीय किसान की त्रासदी और उसे पीसने वाली शक्तियों का पर्दाफाश करना था। और इस यथार्थ को कागज पर उतारने के लिए उन्होंने जो हथियार चुना वो थी उनकी भाषा, जो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। वो भाषा नहीं, जादू है। उस दौर में हिंदी और उर्दू के लेखक अपनी अपनी खेमेबाजी में व्यस्त थे। अच्छा। एक तरफ भारी भरकम संस्कृत वाले शब्द थे, दूसरी तरफ मुश्किल अरबी फारसी। प्रेमचंद ने इन दोनों को दरकिनार कर जनता की भाषा को अपनाया, हिंदुस्तानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी भाषा किरदारों पर थोपते नहीं है। बिल्कुल नहीं। भाषा किरदार और माहौल के हिसाब से बदलती है। जब होरी और धनिया बात करते हैं तो उनकी भाषा में अवधि की मिठास और गांव के मुहावरे होते हैं। और जब प्रोफेसर मेहता और मिस मालती बहस करते हैं तो भाषा अपने आप परिष्कृत और दार्शनिक हो जाती है। ये स्वाभाविकता ही गोदान को इतना सच्चा बनाती है। हमने किरदारों और भाषा की बात की, लेकिन ये सब 1936 की बातें हैं। आज जब हम ड्रोन से खेती और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या होरी और धनिया की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गई है? मुझे तो लगता है कि यह आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए होरी की मूल समस्या को देखते हैं, कर्ज का जाल। हाँ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रेमचंद ने 1936 में ही उस आर्थिक मकड़जाल को पहचान लिया था जिसे आज हम ऋण चक्र या डेट साइकिल कहते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब होरी का शोषण करने वाले झिंगुरी सिंह और दुलारी सहुआइन आज की अनियंत्रित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ही पुराने रूप है। बिल्कुल, ढांचा वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं।
आज भी किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। शोषण का तरीका बदला है, शोषण नहीं। और सिर्फ किसानों की बात क्यों करें, सिलिया और माता दीन की कहानी को देखिए। हाँ, जातिगत शोषण। जहां एक ब्राह्मण एक दलित स्त्री का शोषण करता है। क्या आज हम जातिगत भेदभाव से आजाद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। दलितों पर होने वाले अत्याचार की खबरें तो आज भी अखबारों में आम है। यही तो गोदान की ताकत है। ये हर मोर्चे पर प्रासंगिक है। नैतिकता और भौतिकवाद की लड़ाई को ही ले लीजिए। राय साहब और मिस्टर खन्ना। हाँ, जो पैसे और रुतबे के लिए अपने सिद्धांत बेच देते हैं, क्या वो आज के भ्रष्ट नेताओं और उद्योगपतियों से अलग हैं? वो पाखंड आज भी समाज में मौजूद है। और महिलाओं का संघर्ष भी जस का तस है। धनिया का अपने हक के लिए लड़ना, मालती का अपनी पहचान के लिए जूझना, ये सब आज भी करोड़ों महिलाओं की सच्चाई है। घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, घर और काम के बीच का दोहरा बोझ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए गोदान एक उपन्यास नहीं, एक सामाजिक दस्तावेज है, एक चेतावनी है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं होगा, तब तक हमारी सारी तरक्की अधूरी है। तो गोदान सिर्फ होरी की एक गाय पाने की अधूरी इच्छा की कहानी नहीं है। ये भारतीय समाज की आत्मा का एक गहरा, ईमानदार और तकलीफदेह विश्लेषण है। हाँ, जो हमें शोषण, न्याय और मानवीय गरिमा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। प्रेमचंद ने एक ऐसी कृति रच दी जो वक्त की सीमाओं को लांघ गई है। हाँ, और ये उपन्यास अपने हर पाठक के लिए एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही चुभता है जितना 1936 में चुभता होगा। और वो सवाल ये है कि अगर होरी आज के भारत में एक किसान होता, तो क्या उसका जीवन वाकई में अलग होता? क्या व्यवस्था सच में बदल गई है या सिर्फ शोषण करने वालों के चेहरे और उनके तरीके बदल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने समाज में, अपने आसपास खोजना होगा।